सभी को नमस्ते। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी लाइव आओ, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं व्यवस्थित। राजस्थान के इतिहास में गुर्जर पतियार राजवंश पढ़ रहे थे। नागभट्ट सेकंड के ऊपर अपन ने बात की थी, नागभट्ट सेकंड के ऊपर। हाँ स्टूडेंट्स, टेक्निकल समस्या के कारण क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों, हो जाता है साथियों। तो 2-4 दिन आपको समस्या भी हुई होगी, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी हल निकले और आपके सामने और भी अच्छी से क्लास लेकर के उपस्थित हूँ समय पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हाँ जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। जो भी लाइव आए हैं वो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपने इस यूट्यूब लिंक को अपने स्टेटस पे और अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी ग्रुप से, आप एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए तो उसमें शेयर कर लें। हाँ सभी स्टूडेंट्स आए हैं, सभी को नमस्ते। लाइव आए सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। चलो अब अपन व्यवस्थित, बातें कम काम ज्यादा साथियों। आते हैं अपन नागभट्ट सेकंड के ऊपर। नागभट्ट सेकंड पढ़ रहे थे, नागभट्ट सेकंड नागभट्ट सेकंड नागभट्ट सेकंड पढ़ रहे थे साथियों। काफी कुछ पढ़ लिया था नागभट्ट सेकंड के बारे में भी। नागभट्ट सेकंड ने साथियों कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। तो ये अपने को ग्वालियर प्रशस्ति से अपने को जानकारी मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति ग्वालियर प्रशस्ति से अपने को इसकी जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है कि अपने जो हाँ ग्वालियर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि अपने आपके इसने नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ये अपने को जानकारी मिलती है कि कन्नौज को राजधानी बनाया, ये अपने को जानकारी मिलती है साथियों। ठीक बात है, कन्नौज को अपनी राजधानी। हाँ ये अपन ने पढ़ ली। अब साथियों ध्यान से सुनिएगा, अपने अमोघ वर्ष की बात कर रहे थे। अमोघ वर्ष अपन बात कर रहे थे साथियों गोविंद थर्ड की। गोविंद थर्ड आता है, गोविंद थर्ड ने इसको पराजित भी किया था, उसकी अपन ने बात की थी। गोविंद थर्ड जब जाता है, वापस जा रहा होता है, देखो इनके बीच में संघर्ष होता है, आपको सब पता है, ये अपन ने बात कर ली थी। ये मालवा है और ये अपने पाल है। ये इन सभी को जीता करके जब वो वापस जाता है, उस समय साथियों ये विंध्याचल जो क्षेत्र है, विंध्याचल पहाड़ियां हैं, उनके सैनिक शिविर के अंदर, सैनिक शिविर में जो सैनिक शिविर के अंदर साथियों इस गोविंद थर्ड के साथियों बच्चे का, विंध्याचल जो घाट है उसमें सैनिक शिविरों में साथियों इसके बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है अमोघ वर्ष। किसके? गोविंद थर्ड के आपके बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है अमोघ वर्ष। ये प्रश्न भी याद रखा है, अमोघ वर्ष से ये आपके विंध्याचल घाटों में यहाँ पे सैनिक शिविर में बच्चा पैदा होता है, क्योंकि साथियों ये जा रहे थे सैनिक अभियान के दौरान थे, वापिस जाते समय ये बच्चा पैदा हुआ था। ठीक बात है, तो ये आपने देखा। चलो अब इसमें अपन आगे देखते हैं साथियों। एक चीज का ध्यान रखना, ये नागभट्ट है, ये आदिशक्ति मतलब भगवती का पुजारी था साथियों। ठीक है, ये भगवती को ज्यादा मानता था, भगवती का उपासक था साथियों। ये आपके नागभट्ट जो सेकंड है, ये आपकी भगवती का उपासक था, भगवती का उपासक था। कौन था? नागभट्ट सेकंड भगवती का उपासक था। ध्यान रखना साथियों, भगवती आदिशक्ति को कहते हैं, भगवती का उपासक था। ठीक बात है। चलो अब इसमें अपन आगे देखते हैं, इसमें नागभट्ट सेकंड देख रहे हैं और इससे आगे देखते हैं।
इसके बच्चा कौन सा? अमोघवर्ष होता है। किसके? गोविंद थर्ड के। गोविंद थर्ड का बेटा होता है अमोघवर्ष, न कि नागभट्ट का। अपन गोविंद थर्ड पढ़ रहे थे, 3 शासक पढ़ रहे थे, धर्मपाल, नागभट्ट सेकंड और अमोघवर्ष। ये सॉरी गोविंद थर्ड के बेटा होता है जिसका नाम है अमोघवर्ष। गोविंद थर्ड के बेटा होता है। अब साथियों एक चीज का ध्यान सुनो, आपने अलवर के अंदर एक बाला किला नाम सुना? बाला किला, अलवर में एक बाला किला, ध्यान से सुनो। बाला किला, बाला किला कहां पे साथियों? अलवर में। अलवर वाले क्षेत्र को अपन मत्स्य क्षेत्र भी कहते हैं। जयपुर है, अलवर वाला क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र में आता है ना? मत्स्य, विराटनगर मत्स्य है ना, ये अलवर जयपुर वाला क्षेत्र है, मत्स्य भाग। साथियों अपन बाला किला की बात करते हैं। बाला किला है उसको साथियों स्टार्टिंग में बाला किले का निर्माण मूल रूप से साथियों निकुंभ शासकों ने कराया था। मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। निकुंभ शासकों ने साथियों इस बाला किला जो अलवर में है इसका मूल रूप से निर्माण कराया था। निकुंभ क्षत्रिय है साथियों, ये शासक है। निकुंभ क्षत्रियों ने इसका निर्माण कराया था। साथियों निकुंभ महल भी यहाँ पे है। महल कौन सा? निकुंभ महल। निकुंभ महल कहां पे है साथियों? बाला किला अलवर के अंदर। बाला किला अलवर में। साथियों कालांतर में साथियों आपके अलगुराय, आपने अलगुराय का नाम सुना होगा साथियों। अपने आमेर के शासक थे कोकिल देव का बेटा है। ये आपके कोकिल देव का बेटा है, कोकिल देव का पुत्र है। नाम क्या है? अलगुराव। इसने साथियों इसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है। और इसके बाद में साथियों हसन खां मेवाती ने भी साथियों इसका पुनर्निर्माण कराया था, या मरम्मत करवाई थी। आपको समझ में आया? पुनर्निर्माण या मरम्मत कराई थी। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। अलवर के अंदर एक निकुंभ वंश था। कौन सा वंश था? निकुंभ क्षत्रिय थे साथियों। इसने क्या किया? नागभट्ट सेकंड ने अलवर मतलब मत्स्य क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया और साथियों इसने निकुंभ शासकों को पराजित किया। अब साथियों ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ साथियों कि इसने निकुंभ शासकों को इसने पराजित किया था। अब साथियों नागभट्ट सेकंड है, इसने जिस समय निकुंभ क्षत्रिय है आपके अलवर वाले, इनके ऊपर जब आक्रमण किया था, इस समय इसके साथ में कौन थे साथियों? इसके साथ में इसके सामंत थे। सामंत कौन है? इसके सामंत साथियों चौहान है। और चौहान कहां के चौहान है साथियों? सांबर के चौहान इसके सामंत है। आपने पहले भी देखा है। ठीक है। हाँ, इसके सामंत है। सांबर के चौहान। अब साथियों इस सांबर के चौहान में एक शासक है या इसका सामंत है जिसका नाम है गुवक फर्स्ट। क्या नाम है? गुवक फर्स्ट। ध्यान से सुनिएगा साथियों। इसने नागभट्ट सेकंड ने अलवर क्षेत्र पर आक्रमण किया। अलवर मत्स्य क्षेत्र कहते हैं। मैंने आपको बताया बाला किला मूल रूप से निकुंभ शासकों ने बनाया था। फिर कोकिल देव के बेटे अलगुराय ने इसको विजिट करके और इसका मरम्मत कराई थी। कालांतर में हसन खां मेवाती ने भी साथियों इसका निर्माण कराया था। निकुंभ महल यदि आए तो निकुंभ महल आपके बाला किला अलवर के अंदर बने। ठीक बात है। गुवक फर्स्ट है, ये आपके सांबर के चौहानों का शासक है और नागभट्ट के अंडर में है, मतलब इसका सामंत है। ये इसका सामंत है। गुवक फर्स्ट आपके सामंत किसका है? नागभट्ट सेकंड का सामंत है। साथियों इसने
मत्स्य क्षेत्रों को इसने निकुंभ शासकों को पराजित किया। निकुंभ शासकों को इसने पराजित किया और उसमें गुवक फर्स्ट ने, जो सामंत है चौहान, सांबर के चौहान, शाकंभरी वाले चौहान, वो इसके साथ में, इसके साथ में। साथियों, विजय के पश्चात, जीत के पश्चात नागभट्ट सेकंड ने इस गुवक फर्स्ट को वीर की उपाधि दी। वाह मेरे शेर, अपन कहते हैं ना, वीर की उपाधि दी, वीर की उपाधि दी, वीर की उपाधि। तो समझ में आया आपको? इस हिसाब से इसने इस क्षेत्र को विजित किया, इस क्षेत्र को विजित किया, इस क्षेत्र को विजित किया। समझ में आया? तो ये साथियों इस हिसाब से नागभट्ट अपन सेकंड की बात कर रहे हैं, नागभट्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। अब साथियों क्या है, नागभट्ट सेकंड है, नागभट्ट सेकंड है, इसका जब अंतिम समय काफी संघर्ष किया, युद्धों के अंदर साथियों इसने विजय भी प्राप्त की, और अपन यूं कह सकते साथियों गुर्जर प्रतिहार शासकों के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक किसके बाद में? हर्षवर्धन के बाद। अभी तक के शासकों के अंदर नागभट्ट सेकंड को सबसे शक्तिशाली शासक अपन कह सकते हैं। अब इसके बाद में राजा मीर हो जाएंगे, वो अलग बात है। अभी तक जो पढ़े हैं, अब तक के शासकों में अपन सबसे शक्तिशाली शासक किसको कह सकते हैं? नागभट्ट सेकंड को कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? नागभट्ट सेकंड को कह सकते हैं। अब कैसे कह सकते हैं साथियों? साथियों इसका जो क्षेत्र था उसकी बात करते हैं, इसके क्षेत्र की बात करते हैं, इसके क्षेत्र की बात करते हैं। देखो देखिए इसका क्षेत्र, ये साथियों यहां पे आपको पता है नर्मदा नदी चलती है, ये विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये आपको पता है यहां पे चलती है। इसका क्षेत्र साथियों कहां से कहां तक था, अपन वो बात कर रहे हैं साथियों। ये इसका क्षेत्र इस हिसाब से फैला हुआ था, ये हिमालय से लेकर के कनौज पे अधिकार कर लिया, कनौज को अपनी राजधानी बना दिया था, आपको पता है। हिमालय से लेकर के और साथियों ये आपके नर्मदा नदी तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। समझ गए? हिमालय, हिमालय से लेकर के ये साथियों आपके हिमालय, हिमालय, हिमालय से लेकर के आपके नर्मदा नदी तक नागभट्ट सेकंड का क्षेत्र फैला हुआ था। इसने कनौज को अपनी राजधानी बना दिया था। मालवा वाला क्षेत्र नागभट्ट सेकंड के अंडर में था। भीनमाल इसकी राजधानी थी, ठीक बात है। शाकंभरी के जो चौहान है वो फर्स्ट, वो इसके अंडर में है, इसका सामंत है। तो इस हिसाब से साथियों ये इसका क्षेत्र अपन यूं कह सकते हैं, हिमालय से लेकर के, हिमालय से लेकर के इसने नर्मदा नदी तक, नर्मदा नदी तक अपने क्षेत्र को फैलाया था। किसने फैलाया था? नागभट्ट सेकंड ने। नागभट्ट सेकंड ने नर्मदा नदी तक अपने क्षेत्र को फैलाया था, नर्मदा नदी तक अपने क्षेत्र को फैलाया था। तो साथियों अपन यूं कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के बाद में सबसे यदि प्रतिभाशाली, सबसे शक्तिशाली यदि कोई शासक हुआ तो ये आपके नागभट्ट सेकंड हुआ। चलो अब अपन और कुछ देखते हैं। साथियों आपने सुना होगा गंगा जी के बारे में, गंगा जी, गंगा जी, ठीक है। यहां पे साथियों आपके अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां मिल जाती है। यहाँ पे देवप्रयाग नामक स्थान, यहां से साथियों आपके देवप्रयाग, यहाँ पे आपके उत्तराखंड के आसपास हरिद्वार है। यहाँ पे यमुनोत्री से आने वाली यमुना नदी आपके इलाहाबाद के प्रयाग नामक स्थान पे मिल जाती है। यहाँ पे गंगा यमुना का संगम, नीचे से साथियों सोन नदी आ जाती है और जाकर के साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। चलो ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे साथियों आपके उत्तराखंड के अंदर साथियों हरिद्वार पड़ता है। हरिद्वार आज भी मान्यता है, हरिद्वार की आज भी मान्यता है साथियों। अपने कोई पितरों के या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फूल वगैरह ले जाते हैं, तो वो उस हरिद्वार गंगा जी के अंदर उसको है ना तिराने जाते ही है, आपको सब पता ही है, ठीक बात है। ये हरिद्वार है, हरिद्वार, ठीक।
अब साथियों क्या है, अब साथियों क्या है कि आपके हरिद्वार यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है हर की पौड़ी। कौन सी पौड़ी? हर की पौड़ी। ध्यान से सुनो साथियों, हरिद्वार के अंदर एक स्थान है हर की पौड़ी। किसकी पौड़ी? हर की पौड़ी। अब साथियों पौड़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पौड़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पैर। क्या होता है? पैर। हर साथियों, हर हर महादेव भगवान शिव, भगवान शिव के पैर माने जाते साथियों। समझ में आया क्या? इस हर की पौड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान शिव के चरण। भगवान शिव के चरण। वैदिक काल में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पे हर की पौड़ी नामक स्थान पे आए थे, ऐसी मान्यता है। ठीक बात है साथियों। नागभट्ट सेकंड ने हर की पौड़ी नामक स्थान पे समाधि ले ली। पानी है, पानी के अंदर समाधि लेगा तो उसको क्या कहेंगे? जल समाधि। गंगा जी के अंदर जल समाधि होगी साथियों। तो हर की पौड़ी नामक स्थान पे नागभट्ट सेकंड ने साथियों समाधि ले ली थी गंगा जी के अंदर। ठीक बात है? हाँ, हरिओम गंगा गोमती। ठीक बात है। तो इस हिसाब से साथियों अपने जो आपके नागभट्ट सेकंड है, नागभट्ट सेकंड, इन्होंने अपना साम्राज्य चलाया और साम्राज्य चला करके हर की पौड़ी नामक स्थान जो आपके उत्तराखंड हरिद्वार में पड़ता है, और यहाँ पे इन्होंने अपना क्या किया? समाधि ले ली थी। समाधि ले ली। कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। किस शासक का जन्म सैनिक छावनी में हुआ? जल्दी से जवाब दो। किस शासक का जन्म, किस राष्ट्रकूट शासक का, अब बता दो, किस राष्ट्रकूट शासक का जन्म कहां हुआ? कहां पे हुआ स्टूडेंट्स? सैनिक छावनी के अंदर हुआ। सैनिक छावनी के अंदर हुआ। बता दो। चलो, हाँ, गोविंद थर्ड के बेटे अमोघ वर्ष का। गोविंद थर्ड के बेटे अमोघ वर्ष का। साथियों ये है आपके नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड की इच्छा हुई कि वो ब्याह करे। नागभट्ट सेकंड की इच्छा हुई कि वो विवाह करे। तो साथियों विवाह तो होना ही था। इसका विवाह साथियों इच्छा के अनुसार इच्छा देवी से हुआ। इच्छा देवी से नागभट्ट सेकंड का विवाह हुआ। अब साथियों सभी का कोई ब्याह तो होगा ही कहीं ना कहीं। साथियों किसी का इच्छा देवी से होगा, किसी के बिना इच्छा से होगा, है ना? तो साथियों इस हिसाब से इच्छा देवी से विवाह हुआ। अब साथियों विवाह तो होते ही, इतने सालों से आप देख रहे हो हमेशा होता ही है। तो अब इसके क्या हुआ वो अपन बात करते हैं साथियों। ब्याह के बाद में तो संतान होंगे। तो साथियों इस इच्छा देवी और नागभट्ट सेकंड, देखो प्लस का फॉर्मूला है और बराबर का चिन्ह आएगा। हाँ, नागभट्ट सेकंड प्लस इच्छा देवी बराबर आपके एक बच्चा होता है। नाम रखो, देखें नाम रखा साथियों रामभद्र। क्या नाम रखा? रामभद्र। बच्चा हो गया, बच्चे का नाम रखा रामभद्र। क्या नाम रखा? रामभद्र। जिस समय नागभट्ट सेकंड ने समाधि ली थी, जिस समय नागभट्ट सेकंड ने समाधि ली, उस समय साथियों इस रामभद्र को क्या कर लिया? इसको युवराज घोषित कर लिया था। इसको युवराज घोषित कर लिया था। तो साथियों अपन एक बार हेडिंग लगाते हैं रामभद्र की। शासक का नाम है साथियों रामभद्र। शासक का नाम है रामभद्र। क्या नाम है? रामभद्र। ये है आपके रामभद्र। शासक का नाम क्या है? रामभद्र। रामभद्र शासक के बारे में पढ़ रहे हैं। रामभद्र शासक के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों।
833 ईस्वी के अंदर नागभट्ट सेकंड ने जब हर की पौड़ी नामक स्थान पे जब जीवित समाधि ली, तो उसके बाद में अगला शासक कौन बना गुर्जर प्रतिहार वंश का? रामभद्र शासक बना। चलो ठीक है। रामभद्र साथियों कम ही समय 3 साल तक रहा था, 833 से 836 ईस्वी तक। 833 ईस्वी से 836 ईस्वी तक। समझ में आया? ये लो, ये आपके रामभद्र। अब रामभद्र पैदा कैसे हुआ था ये आपको पता है? किससे पैदा हुआ? ये इसके पापा कौन? नागभट्ट सेकंड। ये आपके नागभट्ट सेकंड है इसके पिता, और ये इसकी माता, और ये इसका बेटा। ये इसका बेटा, ये बेटा। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक बात है। अब साथियों इस नागभट्ट सेकंड ने अपने बेटे रामभद्र को युवराज घोषित कर लिया था साथियों, युवराज घोषित कर लिया था इसको साथियों, युवराज घोषित किया। किसने युवराज घोषित किया साथियों? पिताजी करेंगे और कौन करेंगे? युवराज घोषित कर लिया था साथियों। किसने? नागभट्ट सेकंड ने रामभद्र को युवराज घोषित कर लिया था, और उसने जाकर के समाधि ले ली कि हमने बहुत काम किया, अब आप करो। साथियों आप भी करो, आप भी करो, आप भी मेहनत करो साथियों। ठीक है? तो ठीक है, अब ये युवराज इसको घोषित कर लिया, बच्चा बेटा रामभद्र नागभट्ट सेकंड का बेटा था। ठीक है, अब साथियों ध्यान से सुनो, हुआ क्या इस समय की मैं आपको लोकेशन बताता हूं। इस समय की आपको लोकेशन बताता हूं। राजधानी किसको बना दी थी नागभट्ट ने? नागभट्ट सेकंड ने राजधानी किसको बनाई थी? कन्नौज को। ठीक है, मैं आपको लोकेशन बताता हूं। ठीक है, हाँ, ये आपके भारत बन गया। भारत मारो देश, फूटरो देश। चलो बन गया भारत। ये साथियों आपके हिंदुस्तान, और ये आपके राष्ट्रकूट। कौन सा? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश आपको पता ही, राष्ट्रकूट। यहां पे साथियों आपके क्षेत्र पड़ता है, ये आपके गुर्जर प्रतिहारों का है। गुर्जर प्रतिहार है यहाँ पे। ठीक है, और साथियों यहां पे आपके पाल वंश पड़ेगा। कौन सा वंश पड़ेगा? पाल वंश। साथियों अब देखो एक बार अपन ध्यान से देखते हैं, एक एक चीज आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में अपन अच्छे से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अब गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन है? इस गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन है, और राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन है, और पाल वंश का शासक कौन है? ये चीज अपने को देखनी है। ठीक बात है साथियों। अब राष्ट्रकूट वंश का शासक साथियों आपके गोविंद थर्ड का बेटा, जो सैनिक छावनी के अंदर पैदा हुआ था विंध्याचल के घाटों के अंदर, उसका नाम क्या है? अमोघवर्ष। क्या नाम है? अमोघवर्ष। चलो अपन नाम लिखते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे तो सर अमोघवर्ष बन गया शासक। कौन बना है? अमोघवर्ष। ठीक है, ये आपके अमोघवर्ष जी बने। बहुत अच्छा आदमी, ज्यादा साथियों लड़ाकू प्रवृत्ति का इंसान नहीं है, अच्छा आदमी, सभ्य आदमी। साथियों इस राष्ट्रकूट वंश का शासक है जिसका नाम है रामभद्र। क्या नाम है? रामभद्र। और पाल वंश है, इस पाल वंश में धर्मपाल जी गणे आ रहे, हाँ जिंदगी पर आ रहे। अब साथियों आपके देवपाल आ गया। धर्मपाल के बाद में अगला शासक कौन बनता है? देवपाल बनता है। अब ध्यान से सुनो, लड़ाई किस स्थान को लेकर के है? लड़ाई किस स्थान को लेकर के? साथियों
लड़ाई स्थान को लेकर के है, इस कन्नौज स्थान को लेकर के। कौन सा नोज? कन्नौज। यह आपके स्थान है साथियों कन्नौज, और कन्नौज को लेकर के युद्ध हो रहा है। लड़ाई किसको लेकर के हो रही है? कन्नौज को लेकर के। कन्नौज को लेकर के साथियों लड़ाई हो रही है। चलो होने तो देखे, लड़ाई हो रही है तब अपन क्या कर सकते हैं? अपन पढ़ ही सकते हैं, लड़ गए है ना, अब अपन तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, ये आपके कन्नौज का स्थान है, कन्नौज स्थान है। ठीक है, कन्नौज स्थान है साथियों। देवपाल ने क्या किया साथियों? अब देखो इनकी नागभट्ट सेकंड ने राजधानी किसको बना दी थी? कन्नौज को बना दी थी, कन्नौज को बना दी थी, कन्नौज को बना दी थी। देवपाल ने क्या किया साथियों? इस शासक रामभद्र को पराजित कर लिया। जीता कौन है? देवपाल जीता है, पाल वंश का पापा जीता है। हाँ, मतलब इनके जो पूर्व पहले जो उत्तराधिकारी मतलब शासक थे, पहले के शासक मतलब धर्मपाल का ये उत्तराधिकारी है। तो इससे पहले जो शासक है धर्मपाल जी, वो हर बार अपने जब भी जाते थे वहां लेकर के आते थे। वाकई साथियों एक चीज का ध्यान रखना, चाहे कितने भी हार के आए पर उसने कभी संघर्ष नहीं छोड़ा, हर बार युद्ध तो करने जाता ही था, भले नहीं हिम्मत हो तो भी भिड़ जाता था। ठीक है, तो साथियों ये है आपके देवपाल। देवपाल इसमें जीत जाता है साथियों। देवपाल जीता, हारा कौन? ये आपके रामभद्र। ठीक है साथियों, अब देखो देखें, एक सेकंड साथियों ध्यान से सुनो। इस समय क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनो साथियों। ये देवपाल ने क्या किया? देवपाल ने इस रामभद्र पे आक्रमण किया। ध्यान से सुनो साथियों, देवपाल ने इस रामभद्र पर आक्रमण किया। रामभद्र पर देवपाल ने आक्रमण किया। ध्यान से सुनो साथियों, कन्नौज को लेकर के युद्ध हो रहा है साथियों। एक बार वापस सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे एक बार ध्यान देते हैं। देवपाल ने इस रामभद्र के ऊपर आक्रमण किया, किंतु साथियों यहां पे आपको पता है कि मंडोर के शासक है, मंडोर के स्पेशल जो शासक है पतियार शासक है, और साथियों एक यहां का शासक है मंडोर का जिसका नाम है बाउक। क्या नाम है? बाउक। बाउक ये भी साथियों गुजर पतियारी है, क्योंकि साथियों आपको पता नागभट्ट से इस हिसाब से जो ये इन्होंने आकर के अपनी अलग शाखा स्थापित कर ली थी। बाउक अपने गुजर पतियार है। गुजर पतियार कौन है? बाउक। एक बार ध्यान से सुनिएगा साथियों, 1, 2 और 3 वंश है। देवपाल ने अपने पहले जो शासक थे धर्मपाल, उसका बदला लेने के लिए इसने अटैक किया। किसने? देवपाल ने अटैक किया साथियों रामभद्र पे। इस समय रामभद्र का सहयोग किसने किया? बाउक, जो गुजर पतियार शासक है मंडोर का। मंडोर का इसके साथ में कौन है? इसके साथ में है साथियों, इसके साथ में है आपके बाउक। बाउक ये आपके गुजर पतियार है, बाउक गुजर पतियार है, और ये मंडोर का शासक है, मंडोर का शासक है साथियों। इन्होंने दोनों की संयुक्त सेना ने मिलकर के इसके देवपाल के आक्रमण को असफल कर दिया। ध्यान से सुनिए साथियों, बहुत ही ध्यान से सुनो। रामभद्र और बाउक दोनों हैं। इस देवपाल ने अटैक किया किसके ऊपर? इस रामभद्र के ऊपर। इन दोनों की संयुक्त सेना ने इस देवपाल के आक्रमण को असफल कर दिया। इसका मतलब है देवपाल को विजित नहीं होने दिया। अब क्या हुआ? ये रामभद्र उसके बाद में साथियों विलासी प्रवृत्ति का हो गया, बहुत ही अयोग्य शासक था साथियों। ये अयोग्य शासक था। हरम के अंदर बैठा रहता था। हरम से समझते ना, महिलाओं का जो हरम होता है ये। साथियों आपके नागभट्ट सेकंड है वो भगवती का पुजारी है या भगवती का उपासक है।
ये आपकी किसका उपासक है? ये आपकी भगवती का उपासक है। ये आपकी भगवती उपासक है, भगवती उपासक, भगवती का उपासक है। और साथियों ये जो रामभद्र है ये सूर्य का उपासक है, सूर्य का उपासक माना जाता है रामभद्र को। और साथियों नागभट्ट सेकंड है वो आपके भगवती का उपासक। ठीक बात है। तो साथियों इस हिसाब से इसका रामभद्र की अपन ने बात की। रामभद्र है। इसके बाद में ये साथियों विलासी प्रवृत्ति का था। 3 साल इसने शासन किया, 3 साल शासन किया रामभद्र ने। और रामभद्र के बाद में साथियों रामभद्र के क्या होता है अब आप देखो, देखें रामभद्र के क्या होगा वो देखो भाई। इसके हुआ वही, नागभट्ट सेकंड के हुआ वही इसके होगा। ठीक है। रामभद्र है, इसकी अपन बात करते हैं। रामभद्र का भी ब्याह भी होता है। क्या होता है? ब्याह होता है। ये हुआ ब्याह। ब्याह हुआ अप्पा देवी से। कैसे हुआ? अप्पा, पप्पा नहीं है, पप्पा तो घर पे होते हैं। ये है अप्पा, ये क्या है? अप्पा। ध्यान से सुनो, रामभद्र जी का ब्याह होता है नागभट्ट और ये इच्छा देवी से। क्या उत्पत्ति हुई? रामभद्र की हुई। अब रामभद्र और अप्पा देवी इनका ब्याह हुआ। साथियों ब्याह हुआ तो संतान तो होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। अब देखो देखे कैसे होते संतान, ध्यान से देखो देखे। हाँ देखो देखे कैसे। अब देखो रामभद्र और अप्पा देवी, इनसे संतान की उत्पत्ति हुई। और साथियों उस संतान का नाम रखा राजा मीर भोज। राजा मीर भोज एक महान शासक, एक महान शासक साथियों, नाम राजा मिहिर भोज है। राजा मिहिर भोज, मिहिर भोज, राजा मीर भोज बेटे की उत्पत्ति हुई। साथियों रामभद्र का संतान था, बेटा था जिसका नाम है राजा मीर भोज। ये जो ग्वालियर प्रशस्ति पढ़ रहे हैं वो इस राजा मीर भोज से संबंधित है। राजा मीर भोज की है, मतलब शासक की होती है साथियों। प्रशस्ति किसकी होती है? शासक की होती है। आपको समझ में आ गया किस हिसाब से राजा मीर भोज की उत्पत्ति हुई। तो अब आप नागभट्ट सेकंड और इच्छा देवी से रामभद्र की हुई, रामभद्र और अप्पा देवी से मीर भोज। इसका मतलब है राजा भोज के दादाजी का नाम क्या है? नागभट्ट सेकंड। और नागभट्ट सेकंड के पोते का नाम क्या है? राजा मिहिर भोज। दादा का साथियों दोस्त पोता होता है और पोते का पहला दोस्त दादा होता है। पोते का पहला दोस्त उसका दादा होता है और दादे का अंतिम दोस्त उसका पोता होता है। आपको समझ में आया? दादे का अंतिम दोस्त उसका पोता होता है, क्योंकि उसके बाद दादाजी खिसक जाते हैं। खिसकना मतलब सरकना नहीं, भगवान के पास चले जाते हैं। हाँ, और जो पोता होता है उसका बेचारे का जन्म ही हुआ है, तो उसका पहला दोस्त, उसका पोते का पहला दोस्त उसका दादा होता है। तो साथियों ये नागभट्ट सेकंड, रामभद्र और राजा मीर भोज आते हैं राजा भोज के ऊपर। राजा मीर भोज के ऊपर आते हैं। देखो देखे एक महान शासक, उस राजा मीर भोज के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। राजा भोज, मीर भोज का तो नाम आपने अच्छे से सुना ही होगा साथियों। भोज हाँ बहुत है, किंतु एक भोज परमार भी था साथियों। उसका नाम ग्रंथों के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा वो प्रसिद्ध है। राजा भोज परमार। भोज गांव के अंदर साथियों बहुत ही जैसे कोई अपशुगुन भी होते हैं तो भी राजा भोज का नाम लिया जाता है। ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से साथियों अपन हेडिंग लगाते हैं राजा मिहिर भोज।
राजा मीर भोज। राजा मीर भोज, वो साथियों राजा भोज परमार है, उसके साथियों मैंने शकुन की बात की। अब शकुन होते हैं तो राजा मीर वो भोज परमार वंश के है उनकी। ये है राजा मीर भोज, ये है राजा मीर भोज जो कि गुर्जर पत्यार राजवंश से संबंधित। ये भी महान शासक थे, महान शासक थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा राजा भोज की उत्पत्ति कैसे हुई। राजा भोज की साथियों, इसके पिता का नाम था रामभद्र और इसकी माता का नाम है अप्पा देवी। रामभद्र पिता का नाम, माता का नाम है अप्पा देवी। कौन सी देवी? अप्पा देवी। और इससे उत्पत्ति होती है राजा मीर भोज की, राजा मीर भोज की। राजा मीर भोज की साथियों उत्पत्ति होती है, राजा मीर भोज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी, वापिस लिख दिया साथियों। अब साथियों रामभद्र की मृत्यु कब हुई? 836 ईस्वी के अंदर। राजा मीर भोज है वो शासक कब बनेगा? 836 के अंदर। और साथियों 885 तक वो शासक करते हैं। 836 से 885, 836 से 885 ईस्वी तक साथियों ये अपने शासक रहते हैं। इसका कार्यकाल है, ये इसका कार्यकाल है, टाइम पीरियड अपन जिसको कहते हैं, टाइम पीरियड, समयावधि कह सकते हैं अपन। ठीक है, समयावधि। अब साथियों ध्यान से सुनो, राजा मीर भोज की अपने को जो समस्त जानकारी मिलती है, समस्त जानकारी मिलती है वो अपने को ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति जानकारी अपने को कहां से मिलेगी? ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक की है? ध्यान रहे, राजा मिहिर भोज से संबंधित है। राजा मिहिर भोज से संबंधित साथियों ये ग्वालियर प्रशस्ति है। इससे अपने को इनकी समस्त जानकारी मिलती है। राजा मीर भोज की समस्त जानकारी अपने को कहां से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से, ग्वालियर प्रशस्ति से साथियों। अब साथियों अपन कुछ चीज देखते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति है, अपन ने कहा इसकी जानकारी मिलती है, तो ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इस राजा मिहिर भोज की एक उपाधि भी मिलती है। कौन सी आदि? उपाधि। चलो देखे इनकी साथियों एक उपाधि मिलती है, उपाधि मिलती है। बात करते हैं इस उपाधि की। इनकी साथियों एक उपाधि मिलती है, कहां से? ग्वालियर, ग्वालियर प्रशस्ति से। ग्वालियर प्रशस्ति से साथियों इनकी उपाधि मिलती है, वो है आदि वराह। वराह का भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, सबसे पहले मत्स्य, कुर्म, वराह। वराह साथियों सूअर का रूप धारण किया था भगवान ने, जंगली सूअर, और साथियों सृष्टि को बचाया था। राक्षसों ने आतंक मचा रखा था सृष्टि को बचाने के लिए। चौथा नरसिंह, नरसिंह। पांचवा वामन, ठीक। फिर छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां बलराम, बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, नवा भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध, और 10वां साथियों, 10वां कल की होगा, जो कल होगा। 10 अवतार, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर सुना होगा आपने साथियों। 10 अवतार भगवान ने साथियों 9 अवतार लिए हैं, 10वां अवतार साथियों अब लेंगे। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध, नवा बुद्ध है, और साथियों 10वां कल की है, जो भविष्य में होगा, कल की भविष्य में होगा।
भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उपाधि साथियों, उपाधि की बात करें, आदि वराह, आदि वराह, ध्यान से सुनिएगा साथियों, राजा मिहिर भोज की उपाधि कौन सी थी? आदि वराह, आदि वराह उपाधि थी। साथियों यदि क्वेश्चन आ जाए कौन से शासक या किस वंश के शासकों को आदि वराह कहा जाता है, सीधा सा आंसर होगा गुजर पतियार। क्या होगा? गुजर पतियार। साथियों एक तो ये उपाधि हो गई, एक साथियों सेकंड उपाधि है, उसकी भी बात करते हैं। एक सेकंड उपाधि है जो इस ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर नहीं मिलकर के साथियों एक दौलतपुर लेख है उसमें मिलता है। दौलतपुर लेख के अनुसार, दौलतपुर लेख, और उसमें मिलती है अपने को प्रभास उपाधि। कौन सी मिलती है? प्रभास। साथियों प्रभास अपने को ये जो उपाधि मिलती है, ये अपने को उपाधि मिलती है, ये अपने को दौलतपुर लेख में मिलती है। कहां से मिलेगी? दौलतपुर लेख। ये आपके दौलतपुर लेख है, उसके अंदर साथियों अपने को ये उपाधि मिलती है। किसकी उपाधि? ये राजा मिहिर भोज की उपाधियां। ये किसकी उपाधियां साथियों? राजा मिहिर भोज की उपाधियां है। ठीक है, राजा मिहिर भोज की उपाधियां। चलो ये अपन ने बात कर ली, राजा मिहिर भोज की जानकारी की बात करते हैं। साथियों राजा भोज ने कुछ सिक्के भी चलाए थे। क्या चलाए थे साथियों? राजा है, राजा महाराजा अपने प्रशासन को देखने के लिए, साम्राज्य के लिए सिक्के तो चलाएंगे साथियों। ये इसने राजा भोज ने सिक्के भी चलाए थे। क्या चलाए थे? सिक्के, सिक्के चलाए थे साथियों। किसने? राजा मिहिर भोज ने सिक्के चलाए थे। अब साथियों अपन ने जानकारी की बात कर ली, अब साथियों अपन सिक्कों की बात करते हैं। इसने साथियों चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के, किसके? चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। और साथियों इसको द्रम कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, राजा मिहिर भोज ने द्रम नामक चांदी के सिक्के भी चलाए थे। राजा मिहिर भोज ने द्रम नामक चांदी के सिक्के भी चलाए थे। द्रम नामक चांदी के सिक्के भी चलाए थे। द्रम नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। समझ में आया? किसने चलाए थे? राजा मिहिर भोज ने द्रम नामक चांदी के सिक्के भी चलाए थे। राजा मिहिर भोज ने द्रम नामक चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चलो अब अपन देखते हैं सर, अब त्रिपक्षीय संघर्ष के समय, त्रिपक्षीय संघर्ष के समय इस राजा मिहिर भोज की क्या कंडीशन थी उससे संबंधित अपन बात करते हैं। चलो देखते हैं अपन, राजा भोज की बात कर रहे हैं, मिहिर भोज की। हिंदुस्तान का मैप बनाते हैं। राजा मिहिर भोज की अपन बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष की। राजा मिहिर भोज के समय जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसकी अपन बात कर रहे हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर रहे हैं। साफ दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ये है आपके राष्ट्रकूट, यहां पे राष्ट्रकूट है, यहां पे आपके साथियों कौन है? गुजर प्रतिहार, और यहां पे पाल है। अब आपको लोकेशन पता है, राष्ट्र यहाँ पे गुजर प्रतिहार, ये राष्ट्रकूट, और यहाँ पे पाल, मालवा वाला क्षेत्र पे इनके अंडर में ये कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया था इन्होंने। कन्नौज को अपनी राजधानी नागभट्ट के समय, नागभट्ट सेकंड के समय बना दिया था। अब ध्यान से सुनो, पर अभी तक इन्होंने जिद नहीं छोड़ी है। नागभट्ट सेकंड ने एक बार राजधानी बना दी थी, कन्नौज को एक बार विजिट कर लिया था और अपनी राजधानी बना दिया था। फिर भी साथियों अभी तक त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है। एक जना शासक की डेथ के बाद दूसरा आगे वाला हेरिडिटी वंशानुगत शासन चलते ही है साथियों। चलो ठीक है, शासक की बात करते हैं। यहाँ पे शासक कौन कौन थे उसकी अपन चर्चा करते हैं।
यहाँ पे गुजर प्रतिहार वंश का शासक है जिसका नाम है राजा मीर भोज। राजा मीर भोज, राजा मीर भोज कहां का है, कहां के शासक है, ये आपके गुजर प्रतिहार वंश के शासक है। ये आपके गुजर प्रतिहार वंश के शासक है। ये वाला क्षेत्र है गुजर प्रतिहार वंश के शासक कौन है, राजा मीर भोज। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, राष्ट्रकूट की तरफ आते हैं तो अमोघ वर्ष है। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष कहां के शासक है, अमोघ वर्ष आपके गोविंद थर्ड के बेटे हैं और राष्ट्रकूट वंश के शासक है। किस समय, इस राजा मीर भोज के समय, राजा मीर भोज के समय ये राष्ट्रकूट वंश के शासक है। साथियों इस समय एक महान इस किसका, पाल वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक जिसका नाम है देवपाल। देवपाल साथियों शासक है कहां का, यह आपके इस पाल वंश का, बंगाल का शासक है देवपाल। देवपाल, ये मैंने आपको शासकों की कंडीशन बता दी, शासकों की कंडीशन बता दी कि ये इस हिसाब से शासक थे। अब ध्यान दीजिएगा, देवपाल के बाद अगला शासक नारायण पाल बनेगा। पालों ने साथियों, पाल हर बार पराजित हुए हैं, आपको पता है। अभी तक साथियों पालों के अंदर इतनी कोई भारी कोई जीत हासिल होने की अपने को जानकारी नहीं मिली है, पर साथियों उनको विश्वास था कि कामयाबी जरूर मिलेगी। साथियों इन तीनों के अंदर जो पीछे पिछड़ जाएगा वो साथियों जीत जाएगा। कामयाबी जरूर मिलेगी साथियों, कामयाबी मिलेगी कभी, कामयाबी मिलेगी कभी, अपनी हिम्मत बनाए रखना। कामयाबी मिलेगी कभी, अपनी हिम्मत बनाए रखना। जिंदगी के हर मोड़ पर सपने सजाए रखना। कामयाबी मिलेगी कभी, अपनी हिम्मत बनाए रखना। जिंदगी के हर मोड़ पर अपने सपने सजाए रखना, अपने सपने सजाए रखना। मुश्किलें आएगी पग पग पर, मुश्किलें आएगी पग पग पर, अपना अपना धैर्य बनाए रखना, अपना धैर्य बनाए रखना। मुश्किलें आएगी पग पग पर, अपना धैर्य बनाए रखना। न व्यथित होना मुश्किलों से, न व्यथित होना मुश्किलों से, मंजिल को याद रखना। आप अपनी मंजिल को याद रखना। डर कर कुछ ना मिलेगा, डर कर कुछ ना मिलेगा। डर गए तो मर गए साथियों, ध्यान रखना। डर कर कुछ ना मिलेगा, जीत का जज्बा जगाए रखना, जीत का जज्बा जगाए रखना। डर के आगे जीत है ये जरूर याद रखना, ये जरूर याद रखना। डर के आगे जीत है ये जरूर याद रखना। मूल मंत्र है कामयाबी का, ध्यान से सुनिएगा साथियों। मूल मंत्र है कामयाबी का, अपने लक्ष्य का ख्याल रखना। एक दिन कदम चूमेगी कामयाबी, एक दिन कदम चूमेगी कामयाबी। यही उम्मीद लगाए रखना, यही उम्मीद लगाए रखना। कामयाबी मिलेगी कभी, अपनी हिम्मत बनाए रखना, अपनी हिम्मत बनाए रखना। जिंदगी के हर मोड़ पर अपने सपने सजाए रखना, अपने सपने सजाए रखना। साथियों जो डर गया सो मर गया, हमेशा हिम्मत रखो। कामयाबी साथियों आज नहीं तो कल मिलेगी। जो हार गया, जो हार गया वो गया। साथियों जो डर गया वो मर गया। ध्यान से सुनिएगा साथियों, आप अपनी जिंदगी में असफलता को इग्नोर करते हुए सफलता की तरफ हर कदम बढ़ाएं। ये सफलता आपको आपके उस मुकाम तक पहुंचा देगी जहां तक साथियों आपने सोचा भी नहीं था। बस कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। ठीक है, तो साथियों ये त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें भी तीन शासक, तीन राजवंश साथियों कई सालों से झगड़ रहे हैं।
एट लास्ट जो निरंतर संघर्ष करेगा साथियों उसको सफलता मिलेगी। अब देखो देखिए कैसे। राजा मीरभोज, अमोघवर्ष और देवपाल ये इस समय की साथियों राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है। अब ध्यान से सुनो साथियों, देवपाल और साथियों राजा मीरभोज के बीच में अपन सबसे पहले फाइटिंग करवा देते हैं। सबसे पहले ये आपके राजा मीरभोज लड़ाना, इतिहास वालों काम लड़ाना ये साथियों। देखो इन दोनों को आपस में भिड़ाते हैं, देखो कौन जीतता है, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। हाँ, राजा मीरभोज और साथियों ये आपस में देवपाल आपस में युद्ध करते हैं कन्नौज को लेकर के। और साथियों इसमें इस बार साथियों आपके देवपाल जीत जाता है, ये आपके जीत गया। समझ में आया क्या? किस किस को भिड़ाया अपन ने? सबसे पहले अपन ने भिड़ाया आपके राजा मीरभोज को। मीरभोज वर्सेस देवपाल। और साथियों इन दोनों को आपस में भिड़ाया। साथियों इसमें जीता कौन? ये जीता देवपाल। पाल वंश का मैंने कहा ना कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये आपके हार गए। कौन? राजा मीरभोज जी हार गए। राजा मीरभोज के समय के फर्स्ट युद्ध मीरभोज और देवपाल, और इसमें साथियों देवपाल जीत गया, राजा भोज मुंह ढीला करके हार गए। पर साथियों इस समय सेकंड युद्ध होता है। अब देखो ये अपन ने फर्स्ट युद्ध की बात कर ली, पहले युद्ध की बात कर ली, और ये राजा मीरभोज और ये आपके देवपाल। ठीक बात है। अब साथियों क्या होता है, सेकंड युद्ध राजा मीरभोज वर्सेस अमोघवर्ष का होता है। अमोघवर्ष ने भी अभियान किया। साथियों अब देखो ये कौन कौन भिड़ रहे? राजा मीरभोज और अमोघवर्ष। ये सेकंड युद्ध की बात कर रहे हैं। राजा मीरभोज और अमोघवर्ष राष्ट्रकूट हर बार जीतते हुए आ रहे हैं, और इस बार साथियों राष्ट्रकूट वंश के शासक ये अमोघवर्ष हार जाते हैं, और साथियों ये राजा भोज जीत गए। भारत की टीम कभी कभार कीनिया से भी हार जाती है, और साथियों ऑस्ट्रेलिया को भारत की टीम धूल चटा देती है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? कभी कभार छोटी सी टीम से भी हार जाती है साथियों। इसी तरह देवपाल से राजा मीरभोज का पराजित होना, और एक शक्तिशाली राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश को पराजित करना बहुत बड़ी बात होती है साथियों। तो सेकंड इस राजा मीरभोज ने अमोघवर्ष को पराजित कर दिया, किंतु खुद देवपाल से पराजित हो गया। पर देवपाल जी के ज्यादा दिन थे नहीं, भगवान ने इस देवपाल को पाल वंश से छीन लिया, इसका देहांत हो गया। अब साथियों इस देवपाल के बाद में आगे वाला शासक बना जिसका नाम है नारायण पाल। किसकी मृत्यु हो गई? देवपाल की मृत्यु हो गई। देवपाल की मृत्यु के बाद में साथियों नारायण पाल आगे वाला शासक बना। ये बना नारायण पाल आगे वाला शासक। राजा भोज ने अमोघवर्ष को वैसे भी पराजित कर रखा था, और अब किसको पराजित करेंगे? नारायण पाल को। राजा भोज ने अब साथियों ये तो साथियों भोज को इसने पराजित किया था, देवपाल तो जीता था। पर देवपाल जी जैसे ही चले गए, और साथियों इसने नारायण पाल को हरा दिया। नारायण पाल वर्सेस मीरभोज। साथियों जीता कौन? राजा मीरभोज जीते, और साथियों ये हार गए। और इनके बीच में युद्ध हुआ जब क्या हुआ था? राजा मीरभोज हारे थे। राजा मीरभोज वर्सेस देवपाल का जब युद्ध हुआ था, इस समय राजा भोज हारे थे, और जीता कौन था? ये देवपाल जीता था। ठीक है। किंतु अब क्या हुआ? अब साथियों राजा भोज ने नारायण पाल को पराजित कर लिया। अब आपको समझ में आया?
अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजा मीर भोज है, राजा मीर भोज है, इन्होंने इस नारायण पाल को पराजित कर लिया, नारायण पाल को पराजित कर लिया। और साथियों अब दक्षिण की शक्ति अमोघ वर्ष को पराजित कर लिया। फिर अमोघ वर्ष ने देखा कौन फालतू माथापच्ची करने जाए, अपन अपने दक्षिण में मस्त है, राजा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे बैठे रहेंगे। ये अपने यहीं पे बैठे रहे। और यहाँ पे देवपाल शक्तिशाली था, देवपाल की डेथ हो गई। देवपाल के बाद में आगे वाला शासक कौन आया, जिसका नाम है आपके नारायण पाल। नारायण पाल को साथियों राजा भोज ने पराजित कर दिया। राजा मीर भोज ने इस नारायण पाल को पराजित कर लिया। नारायण पाल जी हार गए। नारायण पाल को पराजित करके भोज ने क्या किया, राजा भोज ने इस नारायण पाल को पराजित किया। उसके बाद की घटना सुनो, राजा मीर भोज ने ये युद्ध किया, इसके बाद की घटना सुनो। राजा मीर भोज ने नारायण पाल को पराजित करके और साथियों यहां पे अपना झंडा गाड़ दिया। कहां पे गाड़ दिया, कन्नौज के अंदर। कन्नौज के अंदर साथियों अपना झंडा गाड़ दिया। और साथियों इसने 100 साल तक, अगले 100 साल तक साथियों ये राजधानी रहेगी। राजा मीर भोज की ये साथियों राजधानी बनाई हुई। आगे वाले लगभग 100 सालों तक ये साथियों गुर्जर बख्तियार वंश की राजधानी रहेगी। इसका मतलब कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी किसने बनाया, नारायण पाल को पराजित करके राजा मीर भोज ने कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया। समझ में आया, देखो देखे ध्यान से सुनो। या साथियों अपन देख रहे हैं राजा मीर भोज ने, राजा भोज ने नारायण पाल को पराजित करके कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाया। स्थायी राजधानी बनाया। समझ में आया। सबसे पहले कन्नौज को राजधानी किसने बनाया, नागभट्ट सेकंड ने। समझ में आया क्या, सबसे पहले कन्नौज को किस गुर्जर बख्तियार वंश के शासक ने राजधानी बनाया, नागभट्ट सेकंड। और सबसे अधिक समय के लिए या फिर कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी किसने बनाया, किस गुर्जर बख्तियार वंश के शासक ने गुर्जर बख्तियार वंश की स्थायी राजधानी कन्नौज को बनाया। तो वो शासक कौन सा है साथियों, वो शासक आपके राजा भोज आएगा। साथियों कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया, कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी किसने बनाया, राजा मीर भोज ने बनाया। राजा मीर भोज ने साथियों अब लगभग 100 साल तक ये कन्नौज गुर्जर बख्तियार वंश की राजधानी रहेगी। कितनी बड़ी बात है। राजा भोज ने किसको पराजित किया, नारायण पाल को पराजित किया। और साथियों इसने कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बना दिया। आपको कुछ समझ में आया, एक बार वापस देखते हैं। राजा मीर भोज पढ़ रहे हैं, इनके पिताजी का नाम है आदरणीय रामभद्र जी। कौन से भद्र जी, रामभद्र जी। मम्मी जी का नाम है अप्पा देवी। ठीक है, तो साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये इनके पिताजी श्रीमान रामभद्र जी और माता जी का नाम है अप्पा देवी। बच्चे का नाम क्या है, राजा मीर भोज। राजा मीर भोज की उत्पत्ति होगी टाइम पीरियड की 836 से 885 ईस्वी। जानकारी, इनकी समस्त जानकारी अपने को ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति में इनकी कौन सी उपाधि मिलती है, आदि बरहा। ये कई बार प्रश्न आ चुका है और ये भी उपाधि का प्रश्न आ चुका है। प्रभास, ये दौलतपुर लेख से अपने को जानकारी मिलती है कि राजा मीर भोज की उपाधि प्रभास थी। कन्नौज को अपनी इन्होंने स्थायी राजधानी बनाया था, किसने, राजा मीर भोज ने। और कैसे बनाया था उसकी अपन बात करते हैं साथियों। ये जो इन्होंने सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के थे, ध्रुव सिक्के थे। राजा मीर भोज के समय दक्कन का
मतलब राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसका नाम है अमोघ वर्ष। गुर्जर पतियार के खुद थे राजा मीर भोज और साथियों देवपाल था। देवपाल ने साथियों राजा मीर भोज को पराजित किया था, ये देखो देखे। किंतु साथियों राजा मीर भोज ने देवपाल की मृत्यु के बाद नारायण पाल को पराजित किया था। नारायण पाल को पराजित किया था। नारायण पाल साथियों, देवपाल एक शक्तिशाली शासक था। देवपाल एक शक्तिशाली शासक था। साथियों इस मीर भोज ने राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष को पराजित किया। मीर भोज ने अमोघ वर्ष को पराजित कर लिया। अमोघ वर्ष महान, बहुत ही अच्छा और साथियों कवियों का आश्रयदाता था। अमोघ वर्ष की इसको पराजित करने के बाद में राजा मीर भोज ने और इनके जैसे देवपाल और इनकी युद्ध हुआ। देवपाल जीत जाता है, पर देवपाल की मृत्यु के बाद नारायण पाल अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, जिसको इसने पराजित करके साथियों कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर राजा मीर भोज ने अधिकार कर लिया। सवाल आ जाए, कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी किसने बनाया? राजा मीर भोज ने। किसने बनाया? राजा मीर। तो ये आपको समझ में लगभग आ गया होगा, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा राजा मीर भोज के बारे में। राजा मीर भोज किस हिसाब से शासक बने और किस हिसाब से साथियों कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मेहनत करें नियमित रूप से साथियों। और हाँ, इसके समय साथियों सुलेमान भी आया था, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपके अरबी यात्री है सुलेमान, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है स्टूडेंट्स। जो बच्चे जुड़े हैं, लाइक शेयर और साथियों कमेंट करते रहना। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप सभी का दिन शुभ हो, आप लक्ष्य की तरफ अग्रसित हुए और साथियों आपका सिलेक्शन हो। जहां मेरी आवश्यकता हो याद करना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।